तो हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जल्दी ही नई वीडियो लाऊंगा, तो वैसे ही मैं अपने आइडिया पे ला रहा हूँ। तो हम लोग जो थे लिटरेचर पे थे, हिस्ट्री के क्लास 8 के चैप्टर पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग जो हैं अभी थे सर्टेवस पे। जो सर्टेवस था वो एक स्पेनिश राइटर था। उसका जो सबसे फेमस वर्क था वो था डॉन क्विटिकिस। उसकी बुक में जो था उसने मिडिवल नाइट्स और उनकी चिवलरी का क्या कहते हैं मजाक उड़ाया था। चिवलरी यानी कि कैसे वो लोग बहुत अच्छे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। उसने फ्यूडल सोसाइटी ऑफ यूरोप का भी मजाक उड़ाया था उस बुक में। फ्रांसिस बेकन जो था वो एक इंग्लिश एसेस्ट था जो इंग्लिश में ऐसे लिखता है। उसने कई सारे ऐसे लिखे थे इन सारे मीडिएवल पीरियड के सब्जेक्ट्स पे। विलियम शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा जो सबसे उनका अच्छा वर्क था वो था जूलियस सीजर का। और विलियम सीजर जो थे वो बहुत अच्छे पोएट भी थे और वो प्लेस भी लिखते थे जिसमें हर तरीके का ह्यूमन इमोशन दिखता था। उन्होंने कई सारे सोनेट्स लिखे थे, जैसे कि जूलियस सीजर लिखा था और भी कई सारे। जूलियस सीजर ही से ज़्यादा विलियम शेक्सपियर ने किया था, वरना उसके अलावा भी कई सारे लिखे थे। रेबलिस जो थे वो एक फ्रेंच राइटर थे जिन्होंने पेंट्रुगल को और गरंटुन को की थी, जिनका नाम जो था दो मिडिवल जाइंट्स पे था। अब आते हैं साइंस पे। जो मॉडर्न साइंस थी, इसी की वजह से पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ साइंस का ही था। लिटरेचर और पेंटिंग ने उस वक्त में रियलिज़म में आया था, मगर जो साइंस था उसने ही चर्च के कई सारे ढोंगों का पर्दाफाश किया था। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी साइंस और फिर थी वॉयजेस, उसके बारे में भी बात करेंगे। मॉडर्न साइंस में जो थे कॉम्प्रिहेंजर जो थे वो एक पॉलिश स्कॉलर थे जिन्होंने एक बुक की थी जिसका नाम था रेवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर इन 1543। 1543 में के ही आसपास में प्रिंटिंग प्रेस बना था। 15वीं सेंचुरी में ही बना था प्रिंटिंग प्रेस। अब इसमें जो था इन्होंने बताया था कि जो अर्थ है वो अपने अराउंड एक एक्सिस पे मोशन करती है, जो कि हमें बताया गया था। तो उन्होंने जो था बताया था कि जो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि जो सन है वो अपने एक एक्सिस पे सन के ही मतलब आसपास में धरती चक्कर करती है अपने एक एक्सिस पे, रोटेशन ऑफ द अर्थ और इसका मोशन अराउंड द सन उन्होंने ही कोपरनिकस ने ही 1543 में किया था। गैलीलियो जो थे वो एक इटालियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने टेलीस्कोप की थी और हेवनली बॉडीज करके कोपरनिकस की थ्योरी को कंफर्म किया था। यानी जो कोपरनिकस थे उनकी थ्योरी पे उस वक्त उतना किसी ने माना नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जो था पहली चीज़ तो ये थी कि आसपास में ही पता चला। अभी भी कुछ लोग थे जो फ्लैट अर्थ वाली चीज़ पे भरोसा करते थे और उन्होंने कहा कि ठीक है धरती गोल है, मगर वो घूम रही है इसका हमें कोई मतलब डाउट हो रहा है कि घूम रही है तो हम लोग भी क्यों नहीं घूम रहे हैं, और अगर हम लोग क्यों नहीं घूम रहे हैं हमें भी तो घूमना ही चाहिए ना। तो वगैरह वगैरह ऐसे ही था कि हम लोग क्यों नहीं घूम रहे हैं। वो सब आगे चल के हुआ था। गैलियो ने जो था उन्होंने ये टेलीस्कोप की थी और भी सारी बाकी क्या कहते हैं मार्स वार्स इन सबको निकाला था। और नाम तो पहले से था बट तब भी निकाला नहीं था, मतलब देखा था और उनको स्टडी किया था और कोपरनिकस की थ्योरी को कंफर्म किया था। केपलर जो थे वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो था हेल्प की मदद से किया था कि जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे, मतलब मैथमेटिशियन की हेल्प से प्लैनेट्स कैसे सन के अराउंड घूमते हैं उसके बारे में किया था। यानी जो फाउंडर ऑफ द मॉडर्न साइंस के मतलब ये स्पेस वाले थे कोपरनिकस ने 1543 में ये कहा। उसके बाद गैलियो आया, फिर केपलर आया और इन दोनों ने ही कोपरनिकस की इस थ्योरी पे ही आगे चल के किया। आइजैक न्यूटन का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट में से एक है। तो ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट और स्कॉलर थे। उन्होंने मैथमेटिशियन की मदद से बताया कि जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जाती हैं। इन्हीं के सर पे गिरा था सेब। बेसेलियर जो थे वो एक स्कॉलर ऑफ बेल्जियम में थे।
उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसमें एंटमी ऑफ ह्यूमन बॉडी बताई गई थी कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से अंग होते हैं। सर्वेटस जो थे वो एक बायोलॉजिस्ट थे स्पेन से, जिन्होंने एक बुक की थी जिसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किया था। यानी इन्होंने जो था ये बुक की, फिर इनकी जब वो क्या कहते हैं थोड़ा फेमस हुए तो और लोगों ने भी किया था। यहाँ पे एस हो गया मगर यहाँ पे सी रहना चाहिए। हार्वी जो थे एक ब्रिटिश डॉक्टर और साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और कैसे वो हार्ट से बाकी पार्ट में जाते हैं। यानी जो सर्वेटस थे उन्होंने एक बुक की थी कि कैसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। उन्होंने ये नहीं बताया था कि हार्ट से लेके कहाँ कहाँ पे होता है, ये सब हार्वी ने किया था। अब ये चीज़ है तो यहाँ पे मॉडर्न साइंस में उस वक्त पे प्लैनेट्स और ह्यूमन बॉडी के बारे में ज़्यादातर बात हुई थी। यहाँ तक कि पहले बायोलॉजी तो जो थी वो ह्यूमन बॉडी के पे ही थी, बाद में जो थी बायोटिक्स पे गई थी, मतलब प्लांट पे गई थी। प्लांट पे तब उस टाइम में नहीं गई थी, प्लांट में शायद 17वीं सेंचुरी या फिर 18वीं सेंचुरी में गई थी। सबसे पहले बायोलॉजी जो शब्द था उसको ह्यूमन के बारे में समझाता होता था, ह्यूमन और लिविंग बींग्स के बारे में, जैसे शेर, चीता वगैरह वगैरह वगैरह। तब उस वक्त में प्लांट्स को नहीं कंसिडर करते थे एक उसमें क्या कहते हैं बायोलॉजी में। वो बाद में बायोटिनिक्स आया था जिसमें प्लांट्स की स्टडी करते हैं। अब सी वॉयेजेस और डिस्कवरी, जैसे सी वॉयेजेस की वजह से निकली जो थी उसकी मेन वजह ये थी कि जो ओटोमन एम्पायर था, इस मैप के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट आ चुका था और कुछ हिस्सों पे कब्जा जमा चुका था। इतना हिस्सा पूरा ओटोमन एम्पायर लेके चली गई थी। अब ओटोमन एम्पायर इतने पास में आ गई थी यूरोप के, और यूरोप ने तो उस पर जंग भी मार दी थी, तो उसके डर की वजह से उन्होंने सी वॉयेजेस निकाली थी। और ओटोमन एम्पायर से उन्होंने सुना था इंडिया के बारे में, और बाकी पोर्टुगाल वर्टिकल्स ये लोग जो थे वो भी ट्रेड करते रहते थे। तो उन्होंने जो था जिस रूट से वो जाते थे उस रूट को उन्होंने इंडिया के लिए ब्लॉक किया हुआ था। इंडिया जो थी मिडीवल पीरियड की सबसे ज़्यादा वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री थी। वो तो ये ब्रिटिशर्स यहीं सब आए और लूट के चले गए, वरना हम लोग रिचेस्ट थे। तो ये लोग जो पोर्टुगाल्स जो थे इन्होंने सी रूट, अपनी वाले सी रूट को ब्लॉक कर दिया था। कहा था कि नहीं, यहाँ से तुम नहीं जा सकते, यहाँ से हम जाएंगे, और अगर इन्हें यहाँ पे कोई भी शिप मिलेगा तो ये उसे उड़ा देंगे। तो फिर यूरोप ने जो था उन्होंने किसी और तरीके से निकाल के एक सी रूट निकाला था इंडिया के लिए। तो वास्को डी गामा ने कभी इंडिया को फाउंड नहीं किया था। अगर कोई ये कहता है कि वास्को डी गामा ने इंडिया को फाउंड किया था तो वो गलत है। वास्को डी गामा ने इंडिया के सी रूट को फाउंड किया था यूरोप के लिए। इंडिया के सी रूट को फाउंड किया था, इंडिया को उन्होंने नहीं फाउंड किया था। ये गलत है, इसमें ग्रामेटिकल एरर है और बहुत ही अजीब तरीके से। इंडिया वास्को डी गामा के आने से पहले से था, उससे के आने से पहले से इंडिया एग्जिस्ट करता था। तो ये नहीं हम कह सकते कि वास्को डी गामा फाउंडेड इंडिया। तो जो ग्रीक जोग्राफिकर्स थे और सी वॉयेजेस थी, जो उन्होंने मोनार्क्स को इंकरेज किया सी वॉयेजेस निकालने के लिए। कई सारे नए लैंड्स डिस्कवर हुए। इंडिया और ईस्ट जो था वो यूरोपियंस को पता चला, जिससे उन्होंने हम पे कब्जा किया था। जो ओल्ड सी रूट्स थे वो रोमन एम्पायर को इंडिया से जोड़ते थे, उनको वापस से किया। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट, बट चलो वो सब छोड़ो। ये सब जो है ना हमारी बुक में बहुत ज़्यादा तुमको गैस लाइटिंग करते हैं यूरोपियंस की, जैसे वो बहुत महान पीपल थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। जितने बड़े वो लोग नीच किस्म के आदमी थे उतना बड़ा उन लोगों को दिखाते नहीं हैं। बट जाने दो, मैं कुछ कहूँगा नहीं इसके बारे में। पुराने टाइम में इन्होंने, जैसे मतलब तुम्हें अपनी बुक्स में दिखेगा कि ट्रेड करते थे, ट्रेड नहीं करते थे ये लोग जो थे हम लोगों से सस्ते में खरीदते थे, बाहर में महंगे में करते थे। हम लोग उससे बस चीज़ें लेते थे, देते उसका एकदम कम थे, एकदम कम यानी एकदम कम। राजा से वो लोग 10 गुना वसूल करते थे और देते थे 1 गुना का पैसा, 1 गुना का प्रॉफिट देते थे। ऊपर से दुगना लगान वगान सब इन्होंने कर दिया था। पूरा का पूरा इंडिया ने इन्होंने 200 साल से ऊपर तक राज करके लूटा था। अब पोर्टुगल डाइस जो थे वो पोर्टुगल के थे, उन्होंने टिप ऑफ अफ्रीका को पहुँचे थे, जिसपे उन्होंने उसे केप ऑफ गुड होप को बोला था। केप ऑफ गुड होप जो है वो यहाँ है।
यहाँ आप लोग जो हैं इसे देख सकते हैं, ये रही केप ऑफ गुड होप, यहाँ से उन्होंने निकाला था। वास्को डी गामा जो पोर्टुगल्स के थे वो कलकत्ता जो थे वो 1498 में पहुँचे थे। उन्होंने ये सी रूट जो था डिस्कवर किया था, और एक बाय एक के बाद यूरोपियन ट्रेडर जो थे वो वहाँ आने लग गए थे। जो पहले बार जब ये लोग आए थे तो सर करके कोई आया था, सर थॉमस कुछ ऐसा ही नाम था, जहांगीर के कोर्ट में पहुँचे थे। तो ये लोग जो थे वो उतना तोहफा नहीं लेके गए थे, तो इनको लगा था, जो जहांगीर था उसको लगा कि ये लोग बहुत गरीब देश हैं, गरीब हैं, इन लोगों से कुछ ट्रेड नहीं कर सकते। और उस वक्त पोर्टुगीज़ थे, तो इन्होंने कहा कि हम लोग फैक्ट्री खोलेंगे, हमें इजाज़त दे दीजिए, हम लोग आपसे ट्रेड करेंगे। तो उसने कहा नहीं तुम नहीं कर सकते हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसको लगा कि ये लोग इतने गरीब देश हैं, ये लोग पता नहीं कौन से टाकू वाकू से आए हुए हैं, और हम लोग जो हैं इतना बड़े देश अमीर, हम लोग इनसे क्या करेंगे। पोर्टुगीज़ हैं भी, उनको भी दिया हुआ है, पोर्टुगाल वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं इनको मत देना। नहीं मतलब ये तो पोर्टुगल वाले हैं, मैगलेनन, तो मैं ब्रिटिश का बता रहा हूँ, अभी पोर्टुगल वाले हैं ये लोग। तो यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो कहे कि यार पोर्टुगल्स वाले यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तो ये वास्को डिगामा की वजह से पोर्टुगल वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो फिर हुआ ये कि जो एक और जो थे ये जाके रिपोर्ट किए इंग्लैंड ब्रिटेन में कि यहाँ पे इनको छोटा तोहफे से नहीं होगा, इनको बड़ा तोहफा देना पड़ेगा। फिर एक और गए, वो जो थे इस बार बहुत सारी चीज़ें लेके गए राजा के लिए। गए जहांगीर के कोर्ट में पहुँचे, कहे सर ये लीजिए आपको हम लोग दे रहे हैं, ये सारा सामान आपको हम लोग दे रहे हैं। तो जहांगीर जो था ये सब सामान देखा, उसने कहा सही है, इसको मैं ले लूँगा। फिर उसको लगा कि हाँ ये थोड़ी अमीर कंट्री है, तो इसने इसको वहाँ पे एक फैक्ट्री बनाने का दे दिया, और ये लोग भी बहुत ज़्यादा ट्रेड करने लग गए। और जहांगीर के वक्त ही में एंडिंग वक्त में 10-15 साल और उसको राज करना था, उसमें ये लोग आए थे। 10-15 नहीं, मतलब पता नहीं, शाहजहां का टाइम से 5-6 साल पहले की बात होगी। जहांगीर का टाइम एंड होने वाला था, शाहजहां का रूल करने का टाइम शुरू होने वाला था, उससे पहले ये लोग आए थे और इन्होंने ये किया था। तो बाकी तो इन्होंने फिर ऐसा किया। फिर उसके बाद जो थे पोर्टुगल वाले, जो वास्को डिगामा ने, इन लोगों ने 1498 में कर दिया था, और 15th सेंचुरी से इन्होंने ट्रेड शुरू कर दी थी। फिर इन्होंने जो था जल्दी ट्रेड कर करके इतना ज़्यादा पावर में आ गए कि इन्होंने पोर्टुगल वालों को भगा दिया। और पोर्टुगल वाले जो थे वो इस साइड वाइड जो थे, यहाँ पे उन लोग का ज़्यादा से ज़्यादा हक हो गया, जो कि यहाँ का जो था इतना वाला इलाका मुग़ल एम्पायर में औरंगजेब का था। तो यहाँ वाले इलाके से पोर्टुगल की ट्रेड होती थी, वरना बाकी भी इन्वेजन को बचाना होता था राजा को। अब बाकी वो सब छोड़ते हैं, तो वापस आते हैं कोलंबस पे। कोलंबस जो था वो एक इटालियन सेलर था, और उसने जो था स्पेन की कई सारी वॉजेस पे फाइनेंस थी, उसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। और मैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में भी 5 से 4 मिनट बात करना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग आगे मैगलेनन पे पढ़ेंगे, या फिर हाँ चलो उसी पे बात करें। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो इटालियन का सेलर था, और वो निकला था ढूंढने के लिए इंडिया, मगर वो पहुंच गया था अमेरिका में। जब वो पहुंचा था तो उसने जो था वो वहाँ गया, और वहाँ के लोगों को उसने ना देखा कि उसको उनका जो गोरे चिट्टे से थे उनको धूप पड़ती थी, तो उनका चेहरा जो था वो धूप की वजह से लाल हो जाता था, तो इसलिए उसने उनका नाम रेड इंडियंस रखा था। तो वो वहाँ पे ट्रेड करने के लिए जाता है, तो जो विलेज का वो तय सरदार लीडर होता है वो उसको कह देता नहीं हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो होता है, वो बहुत बड़ा सा किंगडम टाइप कबीला था उस टाइम में, बहुत ज़्यादा वो लोग डेवलप नहीं थे, तो वो कह देता नहीं हम नहीं करेंगे, आप जो भी आपको करना है कर लीजिए, हम नहीं करेंगे। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो उसको अपनी बुक की वजह से पता था कि आज ही में कुछ ही टाइम में 1-2 घंटे में सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो क्या देता है कि आपने मेरी बात नहीं मानी है, अब से कुछ टाइम बाद ये जो सूरज है इसको रोशनी नहीं मिलेगी, अंधेरा उसको निकल जाएगा। और जो उस टाइम के लोग थे वो ट्राइब वाइब के थे, उन लोगों को उतना पता नहीं था, थोड़े अंधविश्वासी टाइप थे। अब सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हुआ, उन लोगों ने देखा कि हैं
सूरज को तो एक पूरी रोशनी ने, मतलब एक काली रोशनी ने, अंधेरे ने जकड़ लिया। तो कहता है कि उसकी, तभी उतने में कोलंबस आता है, कहता है कि मैं भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, तुम मुझसे ट्रेड करो तभी मैं तुम्हें इस अंधेरे से मुक्त करूँगा, वरना ये अंधेरा तुम्हारी पूरी दुनिया को निगल जाएगा और तुम्हें मार देगा। तो वो लोग थे अंधविश्वासी लोग, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है हम करेंगे। फिर ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो अमेरिका में गया और फिर उसने कहा कि ठीक है मैं ये कर ले रहा हूँ। फिर वो जो था ना, जब अंधेरा निकला तो वो फालतू की प्रेयर करने लगा। उसने अपनी थोड़ी सी आँख खोल के देखता रहता था कि कब सूर्य ग्रहण ख़त्म होगा। जब जैसे ही ख़त्म हुआ तुरंत उठ गया। उसने कहा हाँ अब खुश है, अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते तो वैसे ही होगा और मैं तुम लोगों को बचाऊंगा नहीं वापस से, अगर ऐसा हो जाएगा। तो वो लोग थे थोड़े बेवकूफ़ टाइप, उन लोग मान गए इसकी बात। और फिर जो था जो था इसने उस जगह पे अपना छोटा सा एक साम्राज्य बना लिया और वहाँ का ये राजा तक बन गया और वहाँ के लोगों पे इसने बहुत अत्याचार किया। उसके बाद जो था इटालियन वाले खुद इसको पकड़ के लेके आए थे। और जो कोलंबस था, मतलब ये जो मैंने कहानी सुनाई वो तो सच ही है, मगर क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में एक मिथ है जो कि आधा 50-50 है। मैं पूरा नहीं कह सकता बट 50-50 है। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो अच्छा वाला खाना खुद खाता था, रॉयल टाइप का खाना खुद खाता था। बचा कुचा टुकड़ा फुकड़ा सड़ा गला खाना अपने उन सबको जो लोग शिप पे थे उनको देता था। अगर कोई कुछ भी कहता था तो वो उसका हाथ पैर कटवा देता था या फिर मार देता था सीधा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में कितना भी आप लोगों को कहा गया हो कि बहुत अच्छा था, उसका डार्क साइड कभी भी नहीं बताया जाता। यहाँ तक कि मुग़ल एम्परर्स को ले लोगे तो औरंगजेब जो था, जिसने इतने सारे कांड किए, उसको कहा जाता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा था, मतलब थोड़ा सा ही बुरा बताया जाता, जबकि ऐसा था नहीं, वो था बुरा। बाकी तो ठीक ही है, उन सबको छोड़ते हैं, हम लोग अपने फोकस पे वापस आते हैं। बाकी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी डिस्कवरी की थी अमेरिका की, तो उसको हम लोग इसका क्रेडिट दे सकते हैं। और इस बुक ने सही किया कि कोलंबस पूरा पैराग्राफ ना दे के 2-3 लाइनें की, क्योंकि उसने बस अपने पूरे जीवन काल में अमेरिका को ही डिस्कवर किया था। उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था। अब मैगलन ने जो था उसने डिस्प्रूव किया था इस थ्योरी को कि वर्ल्ड जो है वो चपटा है। वो जो था उसने पूरे वर्ल्ड का एक बार चक्कर मारा और फिर फिलीपीन आइलैंड्स में पहुंच गया, और जहाँ पे पोर्टुगल फिलीपीन जो थे उसमें लड़ाई चल रही थी और उसमें जो थी उसकी मौत हो गई थी। 18 सेलर जो थे वो पोर्टुगल पे वापस आ गए थे 2 साल की वॉच के बाद, जिससे चर्च ने जो था उस वक्त में एक प्रोपेगेंडा फैला के रखा था कि जो धरती है वो चपटी है, अगर तुम ज़्यादा ट्रैवल करोगे तो तुम उस धरती से गिर जाओगे एक कोने पे जाके, और वो जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड है। ड्रेक ऑफ इंग्लैंड जो थे उन्होंने वर्ल्ड को सेल अराउंड किया था 1577 में। जॉन कैरबेंटन जो थे एक इंग्लिश, उन्होंने वेस्ट टू कनाडा स्केल किया था। कैप्टन कुक ऑफ इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 1770 में डिस्कवर किया था। मैगलेलन और ड्रेक की वॉयजेस ने उन्होंने चक्कर मारा था दुनिया का, उससे प्रूव कर दिया कि दुनिया राउंड है। जबकि कई सारे यूरोपियन जो थे वो अपनी तलवारें लेके एशिया और अफ्रीका में गए, उनके कई सारे लोगों को मार के उनकी जगह को हड़प लिया और अफ्रीका के कई सारी जगह पे खोद के कई सारे क्या कहते हैं चीज़ों को निकाला, डायमंड्स, मिनरल्स, यूरेनियम, एक्स्ट्रा गोल्ड, सिल्वर वगैरह वगैरह। और इन लोगों ने जो था इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करके उन्हें स्लेव्स की तरह इधर उधर ट्रेड भी किया। लिस्बन जो था वो पोर्टुगल का कैपिटल था और वो सबसे ज़्यादा बैन स्लेव ट्रेड का बिगेस्ट सेंटर था। अब ये सब हुआ तो हर एक पीरियड का एक डार्क साइड होता है। तो अगली वीडियो में हम लोग रीफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बुक एक्सरसाइज पे चलेंगे।